कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने खूबसूरत प्यारे यूट्यूब चैनल विजन में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग लाभ मोशन का तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मैंने संवेग के बारे में भी ज्ञात कर लिया था। बल और संवेग में संबंध हमने बता दिया था। जो बच्चे उसको नहीं देखे उसको देख लेंगे, ताकि ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम बल के घटक पढ़ने जा रहे हैं। देखो, मैं अगर मान लूं कि किसी वस्तु पर बल एक्स वाई और तीनों दिशाओं में बल लग रहे हैं, अगर मैं माना, यहां पर जो नोट है ये भी नोट की तरह लिखो। ये नोट ऐसे हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगती। देखो, माना ना वस्तु पर एक्स कामा वाई तथा जेड अक्ष के कारण बल घटक के कारण लगने वाले बल एफ एक्स कामा एफ वाई तथा एफ जेड है। तब क्या होगा? तब आप कैसे लिख सकते हो? देखो, आपको पता है एफ बराबर क्या होता है बेटा? डीपी अपान dt। तो अगर एफ एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और p की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? एम भी क्या रख सकते हैं बेटा? p बराबर क्या रख सकते हैं? हमें पता है पी एक्स बराबर होगा एम बी एक्स। तो जरा इसमें रखो तो यहां से एफ एक्स कितना आ जाएगा बालक? यम तो नियत होगा, घटक कोई भी हो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र पढ़ो तो यम का वैल्यू तो बदलेगा नहीं। तो यम बाहर हो जाएगा डी बी एक्स अपान डी टी, ये एफ एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार एफ वाई क्या होगा? इसी प्रकार एफ वाई हो जाएगा यम डी बी वाई अपान डी टी। और एफ जेड कितना होगा बेटा? एफ जेड होगा यम डी बी जेड अपान डी टी। तो तीनों अक्षों में आप आराम से बल निकाल सकते हो, तीनों घटकों के लिए। ठीक है, जब तीन घटक दिए हो बल के, क्या दिया हो बेटा? एक्स अक्ष का भी घटक दिया हो, वाई अक्ष का भी घटक दिया हो और जेड अक्ष का भी घटक दिया हो, तो आप इस फार्मूले से, ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो, नोट करो। यहां पर ध्यान दो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आवेग। देखो, संवेग तो आप समझ गए हो, आवेग क्या है? जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, बहुत बड़ा। जैसे अभी तुम्हारे ऊपर क्या लोलर का वो गोलक गिर जाए, तो एक समय कितना बड़ा बल लगा, सोच रहे हो ना? तो जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बहुत बड़ा बल लगता है, क्या होता है? किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बहुत बड़ा बल लगता है, तो उस बल को उस समय से गुणा कर देते तो क्या प्राप्त होता है? वस्तु का आवेग। क्या होता है बेटा? आवेग। तो यहां पर दो, जब सूक्ष्म समयांतराल में किसी वस्तु पर बहुत बड़ा बल कार्यरत होता है, बहुत बड़ा बल कार्यरत होता है, तो बल तथा समयांतराल के गुणनफल को समयांतराल डेल्टा टी के गुणनफल को वस्तु का क्या कहते हैं? गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। वस्तु का आवेग कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं बेटा? इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, अगर मैंने माना कोई वस्तु है, ये वाला वस्तु, इस पर बहुत ही भयंकर वाला, ये देखो
बहुत ही भयंकर में बहुत बड़ा बल, ऐसा नहीं, अरे बल यफ में लगा, वो भयंकर बल यफ लग रहा है। तो हम आवेग इस वस्तु का आवेग बराबर हो जाएगा, आवेग बराबर लिख सकते हैं आवेग आई बराबर बल गुणे डेल्टा टी। इसको लिख सकते हैं आई बराबर लिख सकते हैं एफ डेल्टा टी। इस बात को समझो, यही वस्तु का आवेग है। अच्छा यहाँ पर एक बात देखो, यहां से अगर मैं आवेग और संवेग में संबंध स्थापित करें कैसे लिखेंगे, एक छोटा हेडिंग डाल के लिखो तो अच्छा रहेगा। ये तो हो गया आवेग। अच्छा आवेग क्या है, एक अदिश राशि है, यहां पर लिख लो आवेग एक अदिश राशि, सदिश एक सदिश राशि, सॉरी आवेग एक सदिश राशि है, अदिश बहुत आ रहा है आजकल, सदिश राशि है क्योंकि दिशा नहीं है मेरे साथ। आवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। इसकी दिशा किधर होती है, जिधर संवेग या बल की दिशा हो उधर ही आवेग की दिशा होती है, समझ गया ना। ये चीज हमें आवेग के बारे में दे दिया, तो इतना नोट कर लो पहले, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम जा रहे हैं आवेग तथा संवेग में संबंध स्थापित करने। आवेग और संवेग क्या होते हैं, देखो एक बात बताएं, तुम लोगों को अगर फिजिकल मीनिंग आवेग का समझना है तो बहुत कम समय में अगर किसी वस्तु पर बल लगेगा, बहुत बड़ा बल, तो उसमें बहुत तेजी से वेग में परिवर्तन होगा, और जितना ज्यादा वेग में परिवर्तन होगा वही तो आवेग है। आवेग का जो फिजिकल मीनिंग है वेग में परिवर्तन, यानी संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, कितना ज्यादा परिवर्तन हुआ, आवेग उतना ही ज्यादा होगा। तो चलो देखो हम जानते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जानते हैं, हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है बालकों, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा पी बराबर क्या निकलेगा जरा बताओ मुझे, एफ डेल्टा टी। ये एफ डेल्टा टी क्या है, चूंकि आवेग बराबर क्या होता है बेटा, आवेग आई बराबर होता है एफ डेल्टा टी। तो यहां से आई बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा पी। आई बराबर क्या आ गया, डेल्टा पी। आई बराबर क्या आ गया बेटा, डेल्टा पी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर संवेग में परिवर्तन निकालना है तो डेल्टा पी आ गया। अगर मैं इसको इंटीग्रेटर फॉर्म में, समाकलन फॉर्म में लिखूं, चूंकि समाकलन रूप में हम जानते हैं कि अगर यह बराबर हो जाए dp अपान dt, क्या हो जाए बेटा, dp अपान dt। देखो तो यहां से dp बराबर क्या निकलेगा, एफ dt। अब मुझे अगर मैंने मान लिया कि t बराबर 0 पर t1 समय पर संवेग p1 है, क्या है बेटा, t1 पर p1 व t2 समय बाद क्या हो जाता है संवेग, p2 हो जाता है। समझो अगर t2 समय बाद संवेग क्या हो जाता है, p2 हो जाता है। तो जरा यहां पर चलो इसका समाकलन करो, तो उचित सीमा से समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा p1 p2 dp बराबर कहा जी, इंटीग्रेशन t1 t2 एफ dt। अब यहां से एक नया फार्मूला हमारे पास आ गया कि p1 p2 बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन t1 t2 एफ dt, और इसको क्या रख सकते हैं हम लोग, p2 माइनस p1, और बराबर क्या हो जाएगा t1 t2 एफ dt। और p2 माइनस p1 बराबर क्या कहते हैं, डेल्टा p, और डेल्टा p बराबर क्या आ जाएगा, t1 t2 एफ dt। और डेल्टा p क्या है, आवेग है, इसलिए I बराबर एक फार्मूला और आ जाएगा t1 t2 एफ dt। तो ये सारे फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना नोट कर लो अच्छे से। यही संबंध तो यहीं पर आ गया, लेकिन ये भी है, नोट करो। यहां ध्यान दो, एफ टी ग्राफ, अभी तक तुम लोग बीटी ग्राफ पीएसटी ग्राफ पढ़े,
अब आप एफटी ग्राफ भी पी लो थोड़ा सा। ये एफटी ग्राफ क्या होता है, देखो इधर मैं यक्स पर टी को रखेंगे, इधर मैं टी को रख लेता हूँ, टी 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 टी, इधर टी रहेगा, इधर एफ 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 रहेगा, एफ एफ को अपना फ्रेंड बना लो, मजा आ जाएगा। मैंने देखा कि पहले टाइम कुछ नहीं आदमी ऐसे बैठा रहा, T1 समय पर, T1 जब तक बहुत तेजी से, इतना तेजी से बल लगा, याद देखो कितना बड़ा बल, ये देखो देखो टाइम, मतलब कितना तेजी से बल बढ़ गया, देख रहे हो ना विनोद, देख रहे हो बल कितना तेजी से बढ़ गया, क्या तेजी से बल बढ़ा। अब देखो उसके बाद अचानक बल उतनी तेजी से घट गया, T2 टाइम। तो यहां पर संवेग बल लगाने से संवेग मान लो P1 था, यहां पर संवेग हो गया P2। ये जो आकृति बनी है ना, ये बहुत ही खूबसूरत आकृति है। अगर मुझे क्या निकालना है, संवेग में परिवर्तन निकालना है इस आकृति से, एफटी ग्राफ द्वारा संवेग में परिवर्तन, क्या ज्ञात करेंगे बेटा, संवेग में परिवर्तन मतलब आवेग, संवेग में परिवर्तन मतलब क्या ज्ञात करने जा रहे हो, आवेग, यानी संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी, यह ज्ञात करने जा रहे हो आई। तो यहां पर कौन सा सूत्र लगाओगे, T1 T2 एफ dt, यही लगाओगे और आपको संवेग में परिवर्तन निकल आएगा। क्या आएगा बेटा, संवेग में परिवर्तन निकल आएगा। इस फार्मूले को लगा दोगे तो ये आपका संवेग T1 से T2 को इंटीग्रेट कर दो, इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लो और संवेग निकल आएगा। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एफटी ग्राफ, इसको नोट कर लो, ये भी नोट करो। चलो अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं न्यूटन का तृतीय नियम, सबसे इंपॉर्टेंट नियम जिसको तुम अपने जिंदगी में भी उतार लो। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ये जानते हो बहुत ही, मतलब इसको सब लोग जानते हैं, दुनिया का ऐसा कोई बंदा नहीं है जो न्यूटन के बिना पढ़े जान जाते। क्योंकि तुमको एक चीज पता चला, बच्चे गिरते तो उनका पैर क्यों नहीं टूटता है या उनको ज्यादा चोट क्यों नहीं लगती, क्योंकि वो पृथ्वी पर बहुत कम बल लगाते हैं, उनके शरीर कोमल होते हैं। तुम पृथ्वी पर जितना तेजी से अपने पैर को पटकोगे उतना तेजी से आपको पृथ्वी भी उठा के पटकेगी। पटक के देखो मारो खूब तेज, तो आपको चोट, मतलब इससे क्या पता चलता है, इससे एक चीज पता चलता है कि जितना तुम किसी पर बल लगाओगे, मानदेन समझ लो, ये बात समझ लो कि तुम अगर जितना तेजी से बल लगाओगे, ये वस्तु भी तुम्हारे ऊपर उतना ही तेजी से बल लगाएगी। ये तुम्हारा अगर एफ ये है तो ये इसका एफ ये भी है, तो ये बी ए हो जाएगा। कैसे, देखो ये बल तब तक नहीं लगाएगी अगर तो ऐसे देखा तो, अब ये दोनों जने आपस में बैठा है, देखो ये गुटका, ये है गुटका, ये जब तक एक दूसरे देखा रहे ना उनका परेशान कर ना उनका परेशान कर, यही से ट्यूनियाए दी, और जैसे ट्यूनियाए तुरंत, मतलब ये बल तब उत्पन्न होगा जब ये बल लगेगा, यानी एक्शन तब होगा, रिएक्शन तब होगा जब एक्शन करोगे। न्यूटन ने एक ही शब्द में कहा, हर क्रिया के बाद बराबर मात्रा में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब हर बल के बाद, हर आरोपित बल के बाद तुरंत विपरीत दिशा में उसके बराबर ही एक बल आरोपित होता है, प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है। न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि हर क्रिया के बाद एक प्रतिक्रिया होती है, 100% होती है। ये बात मान लो और सच में लागू हो रहा है, ये सच में लागू हो रहा है, इस बात को आपको मान के चलना है। जैसे आप कोमल चीज, आपने देखा होगा कि आपको कोई फूल से मारे तो क्या कभी मारते हो क्या, फूल से मारे, कोई पत्थर से मारे, फर्क है ना। फूल से जब मारा जाता है तो फूल कोमल होता है, तो बहुत कोमल बल लगाता है, तो तुमको कितना अच्छा लगता है, सर क्या बात है, फूल का नाम कहते हैं, फूल 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 मतलब चूतिया, फूल मतलब मूर्ख होता है बेटा, फूल वो फूल नहीं है। तो ये बल जब लगाएगा, ये होता कैसे, इसने इस पर बल लगाया, जैसे बल लगाएगा तुरंत, मैं अगर इसको केमिस्ट्री के माध्यम से समझाऊं तो क्या होता है, केमिस्ट्री में ये बताया गया कि हर बॉन्ड जो होते हैं इनके बीच में स्प्रिंग होता है, बॉन्ड को स्प्रिंग माना गया, सॉलिड को या कोई भी हो। तो जब तुम बल लगाते हो तो ये स्प्रिंग दबते हैं, और ये मॉलिक्यूल दबना नहीं चाहता है, क्योंकि ये जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहने का प्रयास, मतलब तीसरा नियम ही प्रथम नियम है यार, प्रतिक्रिया क्यों किया,
तुमने इस पर बल लगाया, इसने प्रतिक्रिया क्यों किया? क्योंकि इसका कुछ डिस्टर्ब हुआ, कुछ डैमेज हुआ, कुछ इसको दिक्कत हुई, कुछ दिक्कत हुई। तो वो दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि ये इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ और ये नहीं चाहता है मेरे अवस्था में परिवर्तन हो, इसलिए ये बल लगाता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है हर क्रिया के बाद और बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर, जब सर जी हमें उसे मारते हैं हाथ से मेरे गाल पे, तो मुझे चोट ज्यादा, मैं रोता हूं, सर जी रोते क्यों नहीं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे गाल ने बल लगता है, कम बल लगाया। बेटा तुम्हारे गाल ने बल लगाया था, लेकिन सर का जो हाथ है और जो आपका गाल है, इन दोनों में कठोरता है। यानी सर का हाथ कठोर है, आपका गाल कोमल है। और सर से कहे तो गाल से गाल पे मारे, गाल से गाल पे मारे, तब देखना चोट लगेगा, दोनों लोग रोगे। होता नहीं प्रत्याश टक्कर, प्रत्याश टक्कर पड़ने वाले हो, थूथुर से थूथुर लड़ जाए, ये थूथुन से थूथुन से लड़ जाए, तो क्या होता है? प्रत्याश टक्कर। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है, कहीं कहीं पर हम लोग न्यूटन के तीसरे नियम को मानना नहीं चाहते, लगता भी है, लगता भी। जैसे अभी एक लड़के का थूथुन एक लड़के से लग जाए तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, और उसी जगह पर अगर एक लड़के का थूथुन एक लड़की से लड़ जाए अचानक, तो आई एम सो सॉरी, बस वहीं पर हिसाब बराबर। एक बच्चे ने बोला मैं थैंक यू बोल देता, देख मतलब वहां पर लग रहा है न्यूटन का चोट लगा है, इन्हों मानने को तैयार नहीं। तो न्यूटन का नियम सब जगह लगता है। अब आज ये चीज मान लो। और न्यूटन का नियम ये कहता है, इस बात को कहता है कि हर क्रिया के बाद बराबर मात्रा में प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है बेटा? एक ही शब्द में। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत दिशा में, प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया होती है, समान प्रतिक्रिया होती है। कितनी बढ़िया बात है, सोचो, ये हमारे घर में प्रतिक्रिया होती है। ये मम्मी ने तृतीय नियम पढ़ाया था, सबकी मम्मी ने ये बात पढ़ाई होगी, सच में कहा। तृतीय नियम मम्मी ने बताया ना कि किसी को तुम चोट नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, किसी को तुम गाली नहीं दोगे तो तुम्हें गाली नहीं देगा, जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा मिलेगा। यही तो है प्रतिक्रिया, मतलब जिस तरह करोगे उस तरह लौट के वापस आएगा। ये बात समझो। यानी अगर इसके बल के बात में कहूं तो इसको कहें तो कि लगने वाला जो क्रिया बल होता है, बाह्य बल, वो विपरीत दिशा में लगने वाले बल के क्या होता है? बराबर होता है। ये बात अगर मैं यहां पर बताऊं तो मैंने कहा कि किसी वस्तु पर, जैसे मैं मान लेता हूं, माना अगर अब न्यूटन का नियम माना किसी वस्तु ए द्वारा, वस्तु ए द्वारा बी पर आरोपित बल, माना यह वस्तु ए द्वारा बी पर आरोपित बल एफ ए बी है, मान लो एफ ए बी वाला। तो वस्तु बी द्वारा ए पर आरोपित प्रतिक्रिया बल एफ बी ए होगा। और ये क्या होगा? ये समान होगा। क्या होगा बेटा? यानी न्यूटन के नियम से एफ ए बी बराबर होगा माइनस एफ बी ए। माइनस चिन्ह यह बताता है कि इसकी दिशा इसके विपरीत है, यानी ये बल इस बल के बराबर है, और माइनस चिन्ह बताता है कि इस बल की दिशा इस बल से विपरीत। जरा इसको अगर मैं बात करूं, जोड़ू, तो यहां से एक नया फार्मूला आता है। बोल लो, कितनी बड़ी बात है। यानी क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल का जो वेक्टर सम होता है वो क्या होता है? सदैव शून्य होता है। अगर परिमाण की बात करें, मैं केवल परिमाण लगा दूं तो एफ ए बी बराबर हो जाएगा एफ बी ए की। यहां से एफ ए बी बराबर होगा एफ बी ए, यानी परिमाण बराबर होंगे और दिशा
विपरीत होगी, यही क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। ये देख लो, क्या तुम लोग लग रहा है ना सर ये क्या, ये देख रहे हो ये कौन सा थूथुर से थूथुर लड़ गया। चलो लगा लो, इसको नोट कर लो, यही न्यूटन का तीसरा नियम है, नोट कर लो।